फ्राइडे को ट्रेडिंग शुरू होते ही सुबह एक फ्रेंड का फ़ोन आया, भाई नेस्ले में कुछ पंगा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? शेयर 90% गिर गया है। सिर्फ 5 शेयर में पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा है। थोड़ी देर में एक और फ़ोन आया, भाई नेस्ले में भारी गिरावट है, शेयर आज 2600 रुपये में मिल रहा है, इकट्ठे 50 ले डालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डाउट था फ्राइडे को कि ये हो क्या रहा है नेस्ले शेयर में, स्प्लिट होता क्या है। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पैंडेमिक टाइम में जुड़े हैं और उनको अभी ये सब चीज़ें पूरी क्लियर नहीं है। इस वीडियो में मैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करूंगा। उससे क्या होता है, क्यों होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों में नज़र रखनी चाहिए, और मेन चीज़ ऐसे इवेंट में क्या हम पैसा बना सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सोने का यानी गोल्ड का। पेंडेमिक के पहले तकरीबन गोल्ड था 30-32-35 हज़ार रुपए, तो 1 तोला यानी 10 ग्राम का। आज की तारीख में है 65 हज़ार का। अब ये मानिए कि सुनार के पास सोना अगर लेते हैं तो तोलों में लेते हैं, पर अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो 1 तोला तो कम से कम 60-65 हज़ार रुपए का हो गया। काफी लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोगों को पहले पैसा जोड़ना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए तो गवर्नमेंट ने उसको 1 तोले पे नहीं रखा, 1 ग्राम पे रखा। आज की तारीख में अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 यूनिट खरीदना है तो आपको 6500 रुपए देने हैं, 65 हज़ार नहीं। इन्वेस्टमेंट यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या इक्विटी हो, उसमें रिटेल में जिन लोगों का छोटा पैसा है वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, भले ही वो 1 यूनिट खरीदे। देखते हैं कि स्प्लिट से फाइनेंशियल नंबर्स पे क्या फर्क पड़ता है। पहले देखते हैं पिछले क्वार्टर के ऑडिटेड रिजल्ट, 30 सितंबर 3 महीने के रिजल्ट्स। तकरीबन 5,000 करोड़ के सेल्स नंबर्स, 4,000 करोड़ का एक्सपेंस और 90 रुपए के आसपास का ईपीएस, 94 रुपए। 3 महीना यानी कि एक महीना तकरीबन 30-31 रुपए अप्रोक्सीमेटली, और पूरे साल का 360 रुपए ईपीएस। अब एडजस्टेड नंबर स्प्लिट के बाद के वेबसाइट पे सब पे आ चुके हैं। तकरीबन 5,037 करोड़ का सेल्स नंबर है, 3,812 करोड़ का एक्सपेंस नंबर है और 30 रुपए कुछ का ईपीएस है। इसका मतलब यह है कि स्प्लिट से अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ा है। सो अर्निंग पर शेयर कम हो गया है, मार्केट कैप सेम रहेगा, सिर्फ मार्केट में शेयर 10 गुना हो जाएंगे। शेयर का दाम 1/10 यानी 10वां हिस्सा रह जाएगा। 26,000 का शेयर था, अभी 2600 पे आ गया। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, शेयर सस्ता हो गया है तो रिटेल में ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे और मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इन जनरल ऐसे माहौल में शेयर का दाम बढ़ सकता है। स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा इवेंट है जो बिना बताए एकदम से नहीं आता कि आज डिसाइड किया कल स्टॉक स्प्लिट हो गया। कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि हमें शेयर को स्प्लिट करना है, वो उसका प्रपोजल बना लेते हैं जिसको कि बोर्ड मीटिंग में रेज करते हैं, बोर्ड का अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद में शेयर होल्डर से वोटिंग के थ्रू अप्रूवल लिया जाता है। यूजुअली मेजॉरिटी अगर प्रमोटर की ऑलरेडी है तो रिटेल इन्वेस्टर उसको ओवररूल तो कर नहीं सकता। एक बार पक्का हो गया कि शेयर स्प्लिट हो रहा है, उसकी एक एक्स डेट बनती है कि एक्स स्प्लिट डेट है, इस तारीख को जिस जिसके पास में शेयर होगा वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उनको अगले बिजनेस डे पे उसके 10:1 स्प्लिट है तो 10 गुना शेयर मिल जाएंगे। तो जैसे नेस्ले के केस में फ्राइडे को एक्स स्प्लिट डेट थी, उस दिन जिस जिसके पास शेयर था वो डिसाइड हो गया कि भाई आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। उस दिन शेयर का दाम गिर के 26,000 से 2600 रुपए आ गया। थर्सडे को जो क्लोजिंग रेट था उसको डिवाइड बाय 10 किया और वो आपका फ्राइडे का ओपनिंग रेट हो गया। फर्क इतना है कि उस दिन आपके पास शेयर डीमैट में एक था, दाम हो गया 2600, 26,000 नहीं। तो बहुत डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, आपकी जो कंपनी है वो अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अब उसमें कुछ लोगों को लॉस दिख रहा है, कुछ लोगों को एडजस्टेड वैल्यू दिख रही है, कुछ लोगों को डीमैट में वैल्यू एक दिख रही है। सो काफी लोग जिनको आइडिया नहीं है वो पैनिक कर जाते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। घबराने की कोई बात नहीं है। उस दिन आप एक ही शेयर बेच पाएंगे, अगर आपको बेचना है तो खरीद आप सकते हैं बाजार से। लिक्विडिटी उस दिन लो रहेगी बिकॉज शेयर उतने ही हैं जितने पिछले दिन थे। अभी जो 90% नए शेयर क्रिएट हुए हैं वो बाजार में आए नहीं है। सैटरडे को मैंने जब चेक किया मेरे अकाउंट में डीमैट में 10 गुना शेयर आ चुके थे। अभी मंडे को जब मार्केट खुलेगी सब लोगों के पास में मोस्टली, जिसके पास एक था उसके पास 10 होंगे, जिसके 10 थे 100 होंगे, सबके डीमैट में प्रॉपर शेयर आ गए होंगे। हो सकता है आपको एक बार मैनुअली या फिजिकली जाके उसका एलोकेशन करना पड़े कि भाई इनको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इनको मैं बेच सकता हूँ। मंडे को आपके पोर्टफोलियो में अगर लॉस आपको फ्राइडे को दिखा था तो वो लॉस गायब हो जाएगा, आपके शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया,
मझे हुए ट्रेडर्स को पता है कि शेयर अगर महँगा था, तो उसकी लिक्विडिटी कम थी, बाज़ार के अंदर शेयर्स कम थे, दाम ज़्यादा था, रिटेल पार्टिसिपेशन कम था, तो अब रिटेल को खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो जैसे ही अनाउंसमेंट आता है, कुछ शेयर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से खरीद के रख लेते हैं। मान के चलते हैं कि शेयर का दाम बाद में थोड़ा उछाल लेगा। नेस्ले का शेयर जब अनाउंसमेंट आया था, तब तकरीबन 20-1 हज़ार का था, 26,000 तक चला गया। ये एक ट्रेंड देखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप जब कभी इसको प्रैक्टिस करें और तब रिपीट हो, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि जब अनाउंसमेंट आया, ट्रेडर्स ने शेयर खरीद लिया। उसके बाद में 15-20 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना जितना भी समय बचा है, तब तक शेयर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाता जाता है, बिकॉज़ लोगों को धीरे पता लगता है, नोटिस में आता है, सबको पता लगता है कि सबकी उम्मीद होती है कि शेयर ऊपर जाएगा और बाद में रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो रन अप आ जाता है। अब जब एक्स स्प्लिट डेट आई, उसके बाद में शेयर स्प्लिट हो गया, लोगों को पता है कि मेरे पास मान लीजिए 10:1 स्प्लिट हुआ था, तो मेरे को 9 शेयर और मिल जाएँगे। तो जैसे ही वो डेट आई और दाम गिरा, 10-15% प्रॉफिट पे अगर आप बैठे हैं, तो वो 1 शेयर तो उसी दिन बेच देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा फ्राइडे को नेस्ले का शेयर मामूली सी गिरावट आई थी। मंडे को सबके हाथ में 9 शेयर और होंगे। हो सकता है आपके पास में 2 दिन, 3 दिन कन्फ्यूजन रहे, आपके पास में ना आए, आपका जो भी डीमैट जिस भी कंपनी के साथ, बैंक के साथ में या कंपनी के साथ में, हो सकता है उसमें 1 आध दिन फालतू लग जाए। 2-3 दिन कन्फ्यूजन के होते हैं। उसके बाद में जैसे ही ट्रेडर के हाथ में 9 शेयर और आएँगे, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट गिर जाए फ्राइडे के मुकाबले। मंडे को आप हो सकता है देखें कि नेस्ले का शेयर 2-3%, 4% गिर भी जाए, बिकॉज़ ट्रेडर्स एकदम से प्रॉफिट बुकिंग के लिए भागेंगे जिनके डीमैट में आ गया। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन मंडे को ही आ जाए और मंडे को ही रिटेल में काफ़ी लोग जो पहले से साइड में बैठ के देखते रहते थे 26,000 का शेयर, वो कहें 2600 का और वो कूद पड़े। काफ़ी लोग तो सोचेंगे 90% शेयर गिरा है, अभी तो कूद जाओ, खरीद लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कुछ हो। काफ़ी लोग तो उस कन्फ्यूजन में भी खरीद लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे के आसपास में ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, रिटेल धीरे-धीरे पार्टिसिपेशन लाएगा। आने वाले महीनों में रिटेल का पार्टिसिपेशन जिस भी लेवल पे जाएगा, उसके हिसाब से यूजुअली शेयर थोड़ा बढ़ता है। थोड़े से एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। रिसेंटली 2 बड़े शेयर्स में स्प्लिट आया था, वरुण बेवरेजेस और एचएएल। यहाँ पे मैं इनमें से किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो रफली 6 जून 2023 के आसपास अनाउंसमेंट आया था कि शेयर में स्प्लिट आएगा और 15 जून को शेयर स्प्लिट हो गया था। ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ स्प्लिट की वजह से, बट जब से स्प्लिट हुआ है तब से तक शेयर ऊपर ही जा रहा है। अभी तो वॉल्यूम और काफ़ी बढ़ गए हैं। एचएएल की बात करें तो 27 जून के आसपास अनाउंसमेंट आया था कि स्टॉक में स्प्लिट आएगा। सितंबर एंड के आसपास एक्चुअल में स्प्लिट था। 27 जून से सितंबर तक एंड तक का समय काफ़ी था। उस टाइम पे तो शेयर कुछ खास नहीं बढ़ा, बट उसके बाद में जब शेयर ने रफ्तार पकड़ी तो उसके बाद में 2000 का शेयर 3000 का हो चुका है। सिर्फ स्टॉक स्प्लिट की वजह से नहीं है, शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है और अभी डिफेंस शेयर वैसे भी अच्छे चल रहे हैं। उसको देखते हुए रनअप देखेंगे तो तकरीबन 50-60% के आसपास हो चुका है जब से स्प्लिट अनाउंस हुआ था और आज की तारीख में। जैसे स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट इवेंट है, वैसे कुछ और कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जिनसे हम पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्विकली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है कंपनी ने कुछ कमाई करी है। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपया पर शेयर कमाया है, उसमें से वो कहते हैं चलिए 10 रुपये हम प्रॉफिट शेयरिंग की तरह अपने सारे शेयर होल्डर से शेयर कर लेते हैं। वो शेयर होल्डर हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर, एफआईआई हो, डीआईआई हो या कंपनी के मालिक या प्रमोटर हो। सबको जितने शेयर हैं इनटू जितना भी शेयर पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उतना पैसा कैश में मिल जाता है। कंपनी टिपिकली 10% टीडीएस काट के पैसा आपके पास जमा कर देती है। बाकी टैक्स आपके टैक्स रेट से जमा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये एक आसान तरीका है कंपनी के लिए 5 से 10% टाइप इक्विटी डाइल्यूट करने की। यानी कि अगर आपके पास मार्केट में 1000 शेयर थे, आप 10% डाइल्यूट कर रहे हैं तो 100 नए शेयर जारी कर रहे हैं। उसको आप एफआईआई या डीआईआई किसी को भी जो आइडेंटिफाइड आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड क्यूआईबी बोलते हैं उसको, उनको कंपनी एक यूजुअली थोड़े रियायती दर पे 5 से 10% डिस्काउंट पर दे देती है। इससे कंपनी क्विकली पैसा जुटा सकती है मार्केट से। अगर आप दूसरे तरीकों की तरफ जाएँगे तो पूरी क्लीयरेंस लेनी है सेबी की, आरबीआई की, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, करते-करते कई महीने, 6 महीने, साल भर तक लग जाता है पैसा जुटाने में। यूजुअली क्यूआईबी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बोनस, बोनस स्प्लिट से थोड़ा फ़र्क है। स्प्लिट में ₹10 का शेयर अगर 10:1 स्प्लिट हुआ है, तो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, पर फेस वैल्यू ₹10 से घट के ₹1 हो जाती है। बोनस कभी 1:10 तो नहीं आता है। मान लीजिए 1:1 आया, 5:1 आया, 5 मतलब 5 शेयर हैं तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो ₹10 फेस वैल्यू अगर शेयर की है, तो उसी फेस वैल्यू के आपकी जितनी होल्डिंग है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको शेयर नए मिल जाते हैं। उससे भी ईपीएस कम होता है।
उसका फ़र्क हाल-फिलहाल के ऊपर, रिज़ल्ट्स के ऊपर तो मार्केट कैप वगैरह में तो कुछ नहीं आता है, पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं, आपके हाथ में नए शेयर आ जाते हैं, फेस वैल्यू उतनी ही रहती है। शेयर होल्डर्स के लिए बोनस स्प्लिट से बेटर होता है, स्प्लिट से लिक्विडिटी के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता। बोनस से फ़ायदा होता है बिकॉज़ टोटल जो शेयर होल्डर कैपिटल है, वो बढ़ जाती है। राइट्स इश्यू, अगर आप कुछ शेयर ऑलरेडी होल्ड करते हैं, तो कंपनी डिसाइड करती है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल चाहिए होता है कि एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ये राइट दे रहे हैं, जितने शेयर होल्ड करते हैं उस हिसाब से कुछ नए शेयर यूजुअली एक रियायती दर पे 10, 15, 20% डिस्काउंट पे खरीद लें। तो अगर शेयर का दाम मार्केट में ₹100 चल रहा है, वो कहते हैं ठीक है, आप 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप 2 शेयर नए खरीद लीजिए, 1 नया शेयर खरीद लीजिए, आपको 85-90 के दाम पे पड़ेगा। 10, 15, 20% डिस्काउंट पे यूजुअली शेयर मिल जाता है। रिटेल का यूजुअली इसमें सिंस परसेंटेज कम है, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। डिस्काउंट तो मिलता है पर ज़्यादा नहीं। इसको कंपनी के प्रमोटर यूज़ करते हैं। क्लॉज़ होता है कि अगर रिटेल ने अपना हिस्सा यूटिलाइज़ नहीं किया, अनसोल्ड चला गया, या प्रमोटर जो कंपनी के हैं, वो उस हिस्से को खरीद लेंगे सेम दाम पे। तो मान लीजिए 50% ही रिटेल ने सब्सक्राइब किया, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा था नहीं। तो उतना हिस्सा नए शेयर बन के कंपनी के प्रमोटर ले लेते हैं। इससे उनकी हिस्सेदारी कंपनी में काफ़ी बढ़ जाती है। बायबैक, आपने कई बार सुना होगा, टीसीएस कंपनी बायबैक काफ़ी करती है। कंपनी जब काफ़ी कैश जनरेट कर रही होती है, कैश फ्लो सॉलिड होता है, बट उतनी नई इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी इतनी बाजार में नहीं होती। मतलब कि आप कमा तो बहुत रहे हैं, पर उसको रीइन्वेस्ट बिजनेस में ज़्यादा करने के ऑप्शन नहीं है शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। तो वो क्या करते हैं कि कुछ शेयर्स को 5%, 10% को बायबैक ऑफर दे देते हैं, और यूजुअली 10 से 15%, 20% आपको ज़्यादा अच्छा पैसा मुनाफा मिलता है। जैसे पहले हमने राइट इश्यू में डिस्काउंट की बात करती, यहाँ पे आपको प्रीमियम मिलता है। यानी ₹100 का अगर शेयर है, तो कहते हैं आपको ₹120 दे देंगे, आप शेयर सरेंडर कर दीजिए, हम उनको कैंसिल कर देंगे। तो बायबैक में यूजुअली शेयर की क्वांटिटी बाजार में कम हो जाती है, उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। यूजुअली उससे पी रेशियो तो उतना ही रहना है, तो शेयर का दाम बढ़ने लगता है। तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, भले ही वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, डोमेस्टिक हों, रिटेल हों, प्रमोटर हों, यूजुअली बायबैक एक अच्छा ऑप्शन होता है। इवेंचुअली शेयर का दाम बढ़ जाता है। रिटेल अपने कुछ शेयर सबमिट कर देता है, मान लीजिए 100 के हिसाब से 120 पे बेचना है, तो उतने शेयर बाजार से 100 में खरीद लो, और 120 में पुराने शेयर में से कुछ शेयर टेंडर कर दो। ₹20 बीच में जो है आपको प्रॉफिट हो गया। 3 मेन इन्वेस्टर कैटेगरी होती हैं, प्रमोटर, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें डीआईआई भी आते हैं, एफआईआई भी आते हैं। स्प्लिट से किस-किस को फ़ायदा होगा? रिटेल तो डेफ़िनिटली पार्टिसिपेशन बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है। टोटल शेयर बढ़ जाते हैं, तो ट्रेडिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर इलिक्विड शेयर है तो रिटेल के लिए तो इन जनरल अच्छा है, ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। यूजुअली दाम थोड़ा बहुत बढ़ता है मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर। प्रमोटर्स तो खुद ही लेके आते हैं स्प्लिट का प्रपोजल, उनको चाहिए कि शेयर थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर जाए। यूजुअली एक पॉइंट आता है, जैसे मार्केट आजकल ऑल टाइम हाईज़ पे है, प्रमोटर्स का भी कभी-कभार मन होता है कि थोड़ी बहुत इक्विटी 1-2%, 5% उसको थोड़ा-सा बेच दें और थोड़ा मुनाफ़ा कमा लें, कंपनी में से कुछ पैसा निकाल लें। कई बार प्रमोटर्स को शेयर प्लेज करने होते हैं, तो हायर दाम मिल जाता है उसके ऊपर, तो उससे पैसा लिवरेज ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट से उधार ले लेते हैं। तो प्रमोटर्स के लिए यूजुअली हायर दाम अच्छा है, डिस्क्रिशन उनका है, करना है तो करें, ना करना है नहीं करें। एफआईआई, डीआईआई इन एनी केस या तो ट्रेडर होते हैं, या शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। सबको अल्टीमेटली पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, तो उनके लिए भी शेयर ऊपर जाना बेटर होता है। जिन लोगों को टाइम पे न्यूज़ नहीं मिलती और शेयर रन अप कर जाता है, उनका यूजुअली नुकसान होता है, वरना स्प्लिट यूजुअली हर तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्प्लिट को पढ़ नहीं पाते हैं और हायर साइड पे या गलत टाइम पे खरीद लेते हैं, सोचते हैं कुछ पैसे कमा लेंगे, और उसके बाद शेयर गिर जाता है। रन अप ऑलरेडी हो चुका है, या स्प्लिट के टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं थे, आप फँस जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। बेस्ट रहेगा 2-4 बार छोटा पैसा लगाकर टेस्ट कर लें, थ्योरी बना लें कि स्प्लिट कैसे चलता है, नहीं चलता है, कभी गलत हो जाता है तो क्यों होता है। एक्सपीरियंस से पैसा ज़्यादा बनता है, एडवाइस से नहीं।